एक जमाना था जब भारत में कहावत मशहूर थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लंबे वक्त तक ये कहावत माँ बाप के जुबान पर रही और बच्चों के मन मस्तिष्क में। लेकिन अब भारत के बच्चे इस कहावत को बदल रहे हैं। आज खेल दिवस पर हम खेलों के मामले में बच्चों के रुझान की पड़ताल करेंगे और एक्सपर्ट्स के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज भी परिवार के स्तर पर बच्चों के खेलने कूदने को खराब क्यों माना जाता है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसी मानसिकता की वजह से देश के बच्चे स्पोर्ट्स में कच्चे हैं। कैसे बनेगा देश में बेहतर स्पोर्ट्स कल्चर, खेलने कूदने का इंफ्रा कैसे और बढ़ेगा, विकसित कैसे होगा, कैसे खेल से बच्चे जीतेंगे जिंदगी का मैदान। आज इसी पर चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। सालों तक खेल भारतीय बच्चों के लिए प्राथमिकता नहीं रहे। बच्चा खेल की अगर बात करे तो माना ये जाता रहा कि पढ़ाई लिखाई से भागने का बहाना बना रहा है और इस मानसिकता की देश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारतीय समाज में खेल को अक्सर शिक्षा और करियर निर्माण से ध्यान भटकाने के रूप में देखा जाता रहा। धारणा ये थी कि सफलता केवल और केवल पढ़ाई के माध्यम से पाई जा सकती है। खेल का दर्जा मनोरंजन की एक्टिविटी से ज्यादा और कुछ नहीं था। हालांकि अब ये मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है और सरकार और समाज दोनों के लिए खेलों को बढ़ावा देने का मौका और माहौल बन रहा है। खेल के मैदान से अब सूरमा निकल रहे हैं, हीरो निकल रहे हैं और हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स में मेडल टैली में पीछे रहने पर भी हमारे खिलाड़ियों के जोश ने खेलों की दुनिया को देखने का नजरिया फिर से बदलने की कोशिश की। वैसे भी सिर्फ अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनने या मेडल जीतने के लिए ही नहीं, बचपन में खेल गतिविधियों में हिस्सेदारी से बेहतर जीवन जीने में भी मदद मिलती है और ये बात अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट जॉब में भी लागू हो रही है। जब बच्चे खेलों और दूसरी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो वो न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास के लिए भी फायदेमंद होता है। खेल बच्चों में अनुशासन और समय प्रबंधन सिखाते हैं जो भविष्य में किसी भी करियर के लिए महत्वपूर्ण है। खेलों से बच्चों में टीम वर्क और सहयोग की भावना विकसित होती है जो करियर में सफलता के लिए आवश्यक होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या के समाधान में भी खेल अहम होते हैं। रणनीति बनाना और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना यही खेल सिखाते हैं। खेलों में अच्छे प्रदर्शन से आत्मविश्वास बढ़ता है और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। यही नहीं, खेल में भाग लेने वाले बच्चे तनाव को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखते हैं जो करियर में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने में मददगार होता है। लेकिन देखने में यह आता है कि खेलों के प्रति ढीला ढाला रवैया अब भी चल रहा है। इसके कारणों की पड़ताल अगर करें तो आज भी भारत में शिक्षा पर अत्यधिक जोर है। परीक्षा और अंक प्रणाली के दबाव में बच्चे खेलों में समय नहीं दे पाते। इसके अलावा सुविधाओं और संसाधनों की कमी के कारण खेल के मैदान, प्रशिक्षक और खेल सामग्री तक पहुंच बहुत सीमित होती है। खेलों को पारिवारिक और सामाजिक समर्थन भी नहीं मिल पाता। समाज जब खेलों को गंभीरता से नहीं लेता तो बच्चे खेलों में हिस्सा लेने से हिचकिचाते हैं। बच्चों में रुझान हो तब भी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की कमी से दिक्कत आती है। मसलन कई बच्चों में प्रतिभा होते हुए भी खेल कौशल को निखारने के लिए सही कोचिंग और प्रेरणा नहीं मिल पाती। और सबसे बड़ी बात है करियर सुरक्षा की चिंता। खेलों में एक स्थिर और सुरक्षित करियर की गारंटी नहीं होती है जिससे बच्चे और उनके परिवार पढ़ाई लिखाई वाले करियर की ओर ज्यादा झुकाव रखते हैं और ये सब बातें बच्चों को खेलों से दूर कर देती हैं। और इसलिए भारत के बच्चे खेलों में पीछे रह जाते हैं। लिहाजा अब वक्त आ चुका है कि सरकारी नीतियां ये सुनिश्चित करें कि हर बच्चे को खेल सुविधाएं और कोचिंग तक पहुंच मिले। इसके अलावा समाज को इस पुरानी धारणा को त्यागने की जरूरत है कि खेल समय की बर्बादी है।
हमें ये समझना चाहिए कि जो बच्चा खेल में आगे बढ़ता है या खेलों से जुड़ा रहता है, वो जीवन जीने के गुण को भी बेहतर तरीके से सीख रहा है और ये उसके भविष्य के हर पहलू में काम आएगा। आखिरकार जो लोग खेलते हैं वो केवल कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे होते, वे जीवन की तैयारी कर रहे होते हैं और जीवन में खेल की तरह जो खेलते हैं वही जीतते हैं, यानी जो खेलेगा वही खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं मनीषा मल्होत्रा जी का, जो कि पूर्व ओलंपियन है और अब स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा मैम आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता गोदारा, एशियन चैंपियन और आप जानी मानी स्पोर्ट्स कोच हैं। डॉक्टर गोदारा, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव रंजन, देश के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रंजन आपका भी हमारे शो पर। मनीषा मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि खेल के मैदान से अब सूरमा निकल रहे हैं, हीरोज़ निकल रहे हैं, लेकिन क्या ये जो उपलब्धियां हैं हमारी, ये जो चमक धमक अब दिख रही है, ये पर्याप्त है उस मानसिकता को बदलने के लिए जिस मानसिकता के साथ हमारा बचपन बीता मैम? और हमने इसका रिपोर्ट में जिक्र भी किया, हमें बताया जाता था खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, सिर्फ पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे नवाब। तो ये मानसिकता बदलने के लिए जो काम हमें दिख रहा है मैम, वो पर्याप्त है? हाँ बिल्कुल, आई थिंक हम काफी प्रोग्रेस किया हुआ है। कम से कम 10 साल से देखेंगे तो ये जो हरियाणा की स्पोर्ट्स स्टोरी है, अगर हम सिर्फ एक स्टेट को देखें, फिर वहाँ जो बिल्कुल स्पोर्ट्स स्टार्स जो निकल रहे हैं, और ये अब से नहीं है, ये बिल्कुल 2008 से निकल रहे हैं, जब से विजेंदर और सुशील ने मेडल रेसलिंग और बॉक्सिंग में जीता था। तो बहुत फर्क हुआ है। अभी अब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स बोलेंगे हाँ आप स्पोर्ट्स कर लो, दैट्स अ वायबल करियर, मगर जो अभी ग्लैमर आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज हमारे एथलीट्स को मिल रहे हैं खेल के बाद, वो बहुत ही आगे है, मगर अभी फिर भी लंबा सफर है वहां जहां हमें पहुंचना है। तो ये सब एजुकेशन से शुरू होता है। हमें हमारे एथलीट्स को एजुकेट करना चाहिए, हमें हमारे एथलीट्स को उनके स्किल डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के बाद नर्चर करना चाहिए, और एजुकेशन और स्पोर्ट्स हैंड इन हैंड चलेगा तो ही एक सस्टेनेबल मॉडल बन सकता है, जो एथलीट एंड स्टूडेंट्स दोनों फोकस करके आप कैसे भी करियर बनाए। एब्सोल्युटली मैम। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और डॉक्टर गोदारा आपके पास मैं आना चाहूँगा मैम, और अब आप क्योंकि बच्चों को भी कोच कर रही हैं, बट अभी एक जो इशू हमारे देश में है वो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। ग्रास रूट लेवल पर कैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट करना है। अभी खेलो इंडिया आया, बहुत अच्छा वो चल रहा है, उसके तहत कॉलेजेस में, स्कूल्स में वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन फिर कितना दिन होगा, फिर वापस उसको अपनी ट्रेडिशनल पढ़ाई की तरफ आना पड़ता है। वो अभी जैसा कल्चर हम दूसरे देशों में देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रास रूट लेवल का जो टैलेंट है, वो वाला वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अभी कितनी दूरी तय करनी है मैम? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि स्कीम्स नहीं है। स्कीम्स तो एनएसटीसी की स्कीम शुरू हुई, टैलेंट सर्च प्रोग्राम शुरू हुआ, खेलो इंडिया शुरू हुआ, फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, सब कुछ है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इतना कुछ करना बाकी है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जब कोई आप टैलेंट सर्च करते हैं, उसके बाद उस टैलेंट को नर्चर करना भी स्कीम में होना चाहिए। नर्चरिंग ज़्यादा ज़रूरी है। टैलेंट तो भरा पड़ा है, लेकिन उसको पहचानना, फिर उसको एडॉप्ट करना, फिर उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ लगाना। हमारे स्पोर्ट्स स्कूल कितने हैं, हमारे स्पोर्ट्स एकेडमीज़ कितनी हैं, हमारी जितनी हम देखते हैं, हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारे ट्रैक्स कितने हैं, हमारे प्लेग्राउंड्स कितने हैं, कितने स्कूल हैं जिनके अंदर प्लेग्राउंड्स हैं। तो ये जो कमियां हैं, इनको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मैं नीरज चोपड़ा की बात करती हूँ। जब से नीरज चोपड़ा रोल मॉडल बना है, तब से जेवलिन में रुझान ज़्यादा आ गया है। तो जितने भी स्पोर्ट्स हमारे हैं जहाँ पर रोल मॉडल्स आते भी हैं, विन करते हैं, ओलंपिक लेवल पे, एशियन लेवल पे, कॉमनवेल्थ लेवल पे, और
उसके बाद उनको उतना ही तवज्जो दी जाती है, उनको उतना ही रिकॉग्नाइज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनीज की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तब जाकर लोगों में वो रुझान आता है, पेरेंट्स में वो रुझान आता है कि अब ये करियर के लिए हम ले सकते हैं। तो जो आप टैलेंट की बात कर रहे थे, ग्रास रूट लेवल पे अभी भी बहुत कमी है। और मैंने तो जो देखा है, क्योंकि मैं कम्युनिटी रनर्स को ट्रेन करती हूँ और एलीट रनर्स को, टॉप नेशनल लेवल के मैराथन रनर्स को कोऑर्डिनेट करती हूँ, तो जो मैं देखती हूँ अभी गांव-गांव से बच्चे आकर जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास जूते के पैसे नहीं हैं, तो कभी कभी लगता है कि इनमें जो टैलेंट है वो उसको भी नर्चर करें तो क्या पता इनमें से भी कई रोल मॉडल्स निकल जाएं। लेकिन वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट कम है, हाई लेवल पे टॉप्स की स्कीम है, बहुत कुछ है, लेकिन जो एकेडमीज बन गई हैं उनमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सपोर्ट जा रहा है। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात आपने बोली मैम, क्योंकि ये हमने भी महसूस किया है। ये बात आपने सही बोली कि देखिए ये जो ग्लैमराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स अचानक से हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो बड़े शहर हैं जहाँ पर चमक धमक ज़्यादा है, लोगों के पास सेलिब्रेट करने के मौके ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ये सेलिब्रेशन दिखता है हमें। और वहाँ पर लोग स्पोर्ट्स पर्सन्स को हाथों हाथ लेना, उन्हें घेरे रहना, उनके लिए तमाम फीते कटाने से लेकर सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे देश में। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे, वहाँ पर आपने सही बोला, एक अगर किसी स्कूल लेवल के कंपटीशन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट हो भी गया तो उस कंपटीशन के बाहर की दुनिया उसके लिए बंद है। जूते नहीं हैं, दूसरे शहर में जाने के लिए, दूसरे कंपटीशन में जाने के लिए पैसा नहीं है, डाइट के लिए पैसा नहीं है, इक्विपमेंट्स के लिए पैसा नहीं है, कोचिंग के लिए पैसा नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी जो स्कीम्स हैं वो वहाँ तक अभी उनका पेनिट्रेशन इतना हुआ नहीं है। दूरी लंबी है लेकिन तय करना बहुत ज़रूरी। मैं अब आऊँगा डॉक्टर राजीव रंजन सर के पास। सर, एक ऐसा बच्चा जो कि स्पोर्ट्स में एक्टिव है, जो कि एक एक्टिव लाइफ जी रहा है, और बनिस्बत ऐसे बच्चे के कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में घुसा हुआ है, पढ़ाई में भी अच्छा है लेकिन फिजिकली एक्टिव नहीं है, इन दोनों की अपब्रिंगिंग में हेल्थ वाइज कितना और डिफरेंस आप देखते हैं सर, और क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर हम बच्चों की बात करें तो जो बच्चे अगर फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स में हैं, न केवल वो डिप्रेशन और लोनलीनेस से बाहर आते हैं, बल्कि उनके अंदर बहुत सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं पॉजिटिविटी के, साथ ही उनके सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, और कैरियर ग्रोथ भी आज के डेट में एक संभावना है। अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो न केवल ओबेसिटी, लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इनसे दूर रहते हैं। प्लस उनके पास ये भी आती है कि वो एक नेतृत्व की क्षमता बनती है, उनको नए नए गोल्स, प्रतिस्पर्धा, और वो कहीं ना कहीं उनको एक गोल अचीव करने का माध्यम बनता है स्पोर्ट्स, और उनको पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो अंततः आपके मानसिक विकास को भी ज़्यादा बढ़ावा देता है। अगर आप डल और सिटिंग लाइफ स्टाइल या वीडियो गेम्स खेलते हुए बच्चे को देखेंगे, वो कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं। सबसे बड़ा तो आजकल बढ़ता खतरा है ओबेसिटी, दूसरा है ऑटिज्म। आप देखेंगे जो स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर के केसेज आ रहे हैं, ये बिल्कुल इसीलिए है क्योंकि वो एक छोटे से रूम में एक स्क्रीन के सामने है, और बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम की वजह से न केवल आंखों की रोशनी बल्कि उनकी शारीरिक समस्याएं भी बढ़ती चली जाती है। स्पोर्ट्स एक संभावनाएं हैं जो बच्चे को एक कैरियर ग्रोथ के रूप में सामने आई है। हम लोग के वक्त में ऐसा नहीं था, जहां पे एजुकेशन को ही प्राथमिकता दी जाती थी, बिकॉज उस समय संभावनाएं नहीं थी। तो न केवल शारीरिक, मानसिक, बल्कि अगर आप सफलता कैरियर वाइज भी देखेंगे तो आज बहुत सारी दरवाजे खुल रहे हैं जहाँ पे हम एक कर सकें और बच्चों को उस लाइफ स्टाइल में डाल सकें। तो ये बहुमुखी प्रतिभा का आप पॉजिटिविटी ले सकते हैं बच्चे से, जब आप उसको स्पोर्ट्स पे डालते हैं। तो बिल्कुल सही बोला आपने सर। और हिंदुस्तान जैसे देश में जिसको अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का तमगा मिल चुका है, ये कलंक है हमारे ऊपर, इसको हमें हटाना है। हाइपरटेंशन वाले मरीज आप देख लीजिए, ये बच्चे जो इनएक्टिव रहते हैं, जो बचपन में खेलते कूदते नहीं हैं, उनसे अगर आप 35 में 40वें साल की उम्र में जाके बोलेंगे कि सीधा आप भागना शुरू कर दो, तो संभवतः वो उनकी बॉडी इजाज़त नहीं देगी, वो ट्रेंड भी नहीं है उस चीज़ के लिए। और यही वजह है कि एक बड़ा जो पॉपुलेशन है हमारा वो इनएक्टिव है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आप विदेशों में जाइए, पार्क में घूमते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। ये बात सही है कि वहाँ पार्क ज़्यादा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, लेकिन मानसिकता भी तो है। और वो ऐसा नहीं है कि 40वें 45वें साल में भाग रहे हैं, वो बचपन से भाग रहे हैं। उनके यहाँ वो कल्चर है स्पोर्ट्स का, और हमारे यहाँ तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली हम पीछे हैं। बट ट्रैजेक्टरी अच्छी लग रही है, आगे शुरुआत अच्छी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हम तीनों एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आगे क्या करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम तो हमें मालूम है, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, लेकिन करना क्या क्या है। और अब तो हमें विकसित भारत भी बनना है 2047 तक, तो उससे पहले क्या हम दुनिया में स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर बन पाएंगे और घर घर तक खेल को पहुंचा पाएंगे। कंपटीशन में न सही, कम से कम मन मस्तिष्क और हमारे आम डिसिप्लिन जो जीवन है उसका हिस्सा हम स्पोर्ट्स को कब बनाएंगे, इस पर राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे साहब। जी हाँ, अब ये सिर्फ जुमला नहीं है हमारा, देखिए ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हो चुका है। अगर आप बचपन से खेलों में आगे हैं, खेलों से जुड़े हुए हैं, नो मैटर व्हाट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कोई कंपटीशन खेला, आपने कोई मेडल जीता या नहीं जीता, सिर्फ एक्टिव भी हैं, लगातार खेलों से जुड़े रहे हैं, तो आप भीड़ से अलग होंगे, हटकर होंगे। ये बात बहुत सारी एक फैक्ट के रूप में हम सबके सामने है, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मनीषा मैम, अब आपके पास आना चाहूँगा। एक जो अच्छी बात हुई हमारे देश में वो ये है कि जब से हमारे खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन अच्छा करना शुरू किया है, हमारा सफ़र भी लगातार सुधर रहा है, ओलंपिक्स में हमारी दावेदारी हो रही है, अब हम डबल डिजिट का टारगेट लेके चल रहे हैं। लेकिन अभी भी जो वैरायटी ऑफ गेम्स जो हमारे जो टारगेट का हिस्सा होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अभी मैं देख रहा था कि 42 के आसपास डिसिप्लिन्स हैं ओलंपिक्स में, हम उसमें से 15-16 में ही फीचर हो पाए, बाकी हमने छुआ भी नहीं है या हम क्वालिफाई नहीं कर पाए या जो भी था। तो ये भी देखना होगा कि खेल सिर्फ वही नहीं है जिसमें मेडल आ गए, थोड़ा बहुत चर्चाएं हो गई, खेल दूसरे भी हैं, अलग अलग किस्म के भी हैं। यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है मैम? देखो, खेल हर बार कम्युनिटी से शुरू होती है जी। जो हमारे देश में जो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब बन रहा है थोड़ा थोड़ा, मगर जो कम्युनिटी के कल्चर है, जो क्लब्स हैं, जो बिल्कुल स्पोर्ट्स एक्टिविटी के सही सेंटर्स है, वो बहुत कम थे। अभी 5-6 साल में शायद ज्यादा आने लगे हैं, मगर फिर भी ये जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स है, आप अगर सिटी शहरों में देखोगे, क्लब्स तो वैसे स्पोर्टिंग एक्टिविटी कम होती है वहां, तो ज्यादा करके रेस्टोरेंट और लोग तो सोशलाइजिंग के लिए जाते हैं। तो ये चेंज होना है, जो स्पोर्ट्स क्लब्स है उनको स्पोर्ट्स पे ही फोकस करना है। और अगर हमें टॉप 10 नेशंस मेडलों में आना है 10 साल 20 साल, कम से कम 30 साल बाद, हमें बिल्कुल नीचे से वो कल्चर जो स्पोर्ट्स का था, जो सबको खेलो, सबको उनके साथ चलो, कम्युनिटी को आपके पीछे, स्पोर्ट्स एक एंटरटेनमेंट की तरह देखना चाहिए, कोई पनिशमेंट तो नहीं है जाके भागो आपको कुछ एक्सरसाइज करना है। स्पोर्ट्स शुड बी फन एंड स्पोर्ट्स शुड बी एवरीबॉडी। अगर हम स्पोर्ट्स इंजॉय करने लगेंगे तो फिर वो मेडल्स और सब बाद के बाद आते रहेंगे। ये आपने कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर हम स्पोर्ट्स को एंजॉय करना शुरू कर दें तो फिर किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे लिए लर्निंग के साथ साथ जो भी फन ज़रूर हो जाएगा। और फन एक्टिविटीज़ में अगर स्पोर्ट्स का भागीदारी है तो फिर क्या बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन डॉक्टर गोदारा, एक बात जो बार बार रह जाती है कि साहब, मैंने अपने आसपास के बहुत सारे लोगों से पूछा है, उनका ये कहना है साहब हम खेलना चाहते हैं, हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को खेल कूद में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम किस पार्क में भेजें, हम उनको किस स्टेडियम में भेजें, हम कौन से मैदान में भेजें। अगर बच्चा सड़क पर दौड़ने लगेगा तो उसकी सुरक्षा की चिंता है। एक समय के बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा। हमारे पास, हम चाइना से कंपेयर करते हैं, मैं आंकड़े देख रहा था, हम अगर 3,3400 करोड़ के आसपास अगर खर्च कर रहे हैं तो चाइना में 3 लाख करोड़ है, इतना डिफरेंस है। तो ये पैसा हम क्यों नहीं बहा रहे? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मैम, या पैसा नहीं है? क्या आपको कहाँ प्रॉब्लम लगती है?
देखिए, पहले तो हमारा बजट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। ये 3000 समथिंग से 10,000 लाना पड़ेगा। एकदम से 3 लाख तो नहीं हो पाएगा, बट इतना भी लाएंगे तो बहुत है। दूसरा, मैं क्योंकि कम्युनिटी लेवल के रनर्स पे काम करती हूँ, तो बिल्कुल सही कहा मेरे पहले पैनलिस्ट ने, कि मनीषा ने, कि एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। बस जब आपको परफॉर्मेंस के लिए करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। लेकिन जब तक हम अपना मास बेस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बॉक्सिंग की, रेसलिंग की या शूटिंग की, तो इसके बाद कौन? मनु बाकर के बाद कौन? नीरज चोपड़ा के बाद कौन? तो हमारा जो मास बेस है ना, हमारा जो एक फीडर सिस्टम है, जो चेन सिस्टम है, उसमें कमी आ रही है। एंटरटेनमेंट के लिए करें, फिटनेस के लिए करें, मास बेस बढ़ाएं, उसी में से तो क्रीम निकलेगी। तो जब हमारा जैसे पिरामिड है, तो ये जो मास है, इसको जब सपोर्ट करना शुरू करेंगे कॉरपोरेट्स, जब मास बेस को सपोर्ट करना शुरू करेगी सरकार, जब मास बेस को तवज्जो देना शुरू करेगी फेडरेशंस, तब जाकर वहाँ पिरामिड बनेगा और चैंपियंस निकलेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक तो बहुत कम, कुछ लाख जो हैं, कुछ करोड़ जो हैं वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, उसमें से कुछ लाख टैलेंटेड होते हैं, उन कुछ लाख में से कुछ हज़ार को सपोर्ट मिलता है, उन कुछ हज़ार में से फिर 101 ऊपर तक पहुंच पाते हैं टॉप्स की स्कीम में। तो ये जो पतला सा पिरामिड बनता है ना, इसकी जगह अगर रेक्टेंगुलर बन जाए, जितनी मास बेस है उसमें से उतने ही लोग निकल के आए, तो उसके लिए वही जो पहले हम कह रहे थे कि उनको नीचे सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। जब एक खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहा है, उस समय कुछ कंपनियों को अपना CSR सिर्फ इसलिए लगाना चाहिए कि बडिंग एथलीट्स, बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स, पुअर और अंडर प्रिविलेज स्पोर्ट्स पर्सन्स, टैलेंटेड ग्रास रूट लेवल स्पोर्ट्स पर्सन्स, उनके लिए उनको अपना CSR लगाना चाहिए। यहाँ होता क्या है, हर कोई चाहता है कि मेडलिस्ट हो तो उसमें हम पैसा लगाएं, तो भाई वो तो फिर गिनती के रह जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोल दी मैम। नहीं, अब हम ओलंपिक, ये मानसिकता बहुत खतरनाक है कि बड़ी बड़ी कंपनीज CSR के नाम पर एक आध दो बड़े खिलाड़ियों को ही प्रायोजित करती हैं, वो भी इस आस में कि ये और कोई बड़ा मेडल ले आएगा, चर्चा में रहेगा तो हमारा नाम भी हो जाएगा। जबकि CSR जो है वो मार्केटिंग की ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, आपको आइडेंटिफिकेशन। एब्सोल्युटली मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक TFCI का CSR कर रही हूँ, उसमें मैंने बडिंग एथलीट लिए हुए हैं। कोई ऑटो वाले की डॉटर है, कोई जूस बेच रहा है, कोई छोटी सी नौकरी कर रहा है, कहीं लैब असिस्टेंट है। इस तरह के एथलीट्स को मैं CSR से सपोर्ट करती हूँ। तो वो कंपनी कन्विंस हुई तभी तो मिला। लेकिन ऐसा मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी कंपनीज ऐसे आगे आए। आना चाहिए मैम, बिल्कुल आना चाहिए। मैं बिल्कुल आना चाहिए। और हम तो बार बार बोलते हैं कि आप पड़ोसी अपने आसपास के बाजू के देशों से ही सबक लीजिए, वहाँ पर कैसे हो रहा है। एक गैस, एक चाइना की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स गवर्नेंस सिस्टम है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स जिसे कहा जाता है। ये सारी चीज़ें वो गवर्न करते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे गवर्न करते हैं। कहाँ कोई फंड की कमी तो नहीं है, गवर्नमेंट से होगा तो कंपनीज देंगी। ये बड़ा शानदार उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए 128 साल के इतिहास में उनके 300 से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हैं। हम अभी 10 पे ही पहुंचे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको बारीकियां समझ में आएंगी। लेकिन जाते जाते डॉक्टर राजीव रंजन सर, जो बच्चे आज भी अपने घरों में हैं और कहते हैं कि हमें बाहर निकलना है, खेलना है, कूदना है, और माँ बाप डांट डपट के उनको बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो, आप उनको क्या सलाह देंगे सर, पेरेंट्स को? मैं सारे अभिभावकों से कहूँगा कि वो रिस्पेक्टिव अपने ये बच्चों के स्कूल के अथॉरिटी से बात करें। स्कूल एक ऐसा माध्यम है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहाँ पे उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो यंग टैलेंट्स हैं उनको निकाल सकें। जितना आजकल हाई स्कोरिंग मार्क्स पे ध्यान देता है स्कूल, नए नए MCQs के टेस्ट होते हैं, बच्चों के पढ़ाई के टैलेंट्स को बाहर लाते हैं। मुझे लगता है स्कूल एक वो जगह है जहाँ पर हम ऐसी प्रतिभाओं को पहचान सकते हैं। तो सरकार को अपने माध्यम से स्कूल से संपर्क करके इसको कर सकते हैं। और मुझे लगता है वहाँ से इतनी प्रतिभाएं निकलेगी कि हर स्पोर्ट्स में एक IPL क्रिकेट की तरह ही प्रतिभा होगी। और हम विश्व में जैसे आज क्रिकेट में नंबर 1 है, सारे स्पोर्ट्स में वैसे ही हो सकते हैं। मुझे लगता है स्कूल को आना चाहिए। दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट, तो कुछ तो अपने देश के खेल के योगदान में जरूर दे सकते हैं। बिल्कुल, हर किसी को अपना योगदान देना होगा ताकि एक स्पोर्ट्स कल्चर बने। और जो आज का हमारा चर्चा का पूरा सार था वो था कि बचपन में बच्चों की जिंदगी में खेल को आने
दीजिए, बच्चों को खेलने दीजिए, उन्हें ज़िंदगी से पार पाने का जो जज्बा है वो उनमें पैदा होने दीजिए, फिर देखिए आप बात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा मल्होत्रा मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर सुनीता गोदारा, थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर राजीव रंजन, थैंक यू सो मच सर आपका वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। नमस्कार।